आज का हमारा टॉपिक है डेकार्ते का माइंड बॉडी डुअलिज्म, जिसको इंटरैक्शनलिज्म भी कहा जाता है। इंटरेक्शन होता है उसके अंदर, और ये द्वैतवाद भी है। सवाल है इनका, ये द्वैतवाद क्या है इस सेंस में, और जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है वो क्या है। जब डेकार्ते की बात होती है, आपको पता है कि बुद्धिवादी दार्शनिक है। कोजिटो इर्गो सम से इन्होंने क्या निकाला, एक आत्मा निकाला, फिर वहां से ईश्वर पे पहुंचे। तो ऐसे उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज से हमें इस जगत का ज्ञान होता है। जब ये सारी चीजों का ज्ञान हमें होता है, उसके बाद मामला फंस जाता है डेकार्ते के सामने कि भैया आपने सब्सटेंस का जो परिभाषा दिया वो, और सब्सटेंस के जो टाइप बनाए वो, सब्सटेंस का जो बिल्कुल एसेंशियल उनका क्वालिटी बताया उसके बारे में, और उनके बीच में इंटरेक्शन को लेके बड़ी समस्या है। तो डेकार्ते का जो ये डुअलिज्म है वो कई सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है जो डेकार्त के द्वारा दिया जाता है, और वो भी क्रिटिसिज्म के अंदर फंस जाता है और एक तरह से फ्लॉप हो जाता है। खैर, इस डुअलिज्म की जब बात करेंगे तो माइंड एंड बॉडी की बात आएगी, मतलब दिमाग यानी चेतना और शरीर की बात आएगी, मन यानी आत्मा और शरीर की बात आएगी। सवाल ये उठता है कि इन्होंने सब्सटेंस की परिभाषा क्या दी है। डेकार्ते के अनुसार सब्सटेंस वो है, यानी द्रव्य वो है जो स्वयं पे निर्भर है। ठीक है, द्रव्य वो है जिसकी अपने में सत्ता है और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक्चुअली जब कोर परिभाषा सब्सटेंस की होगी ना, तो वहां पे ये लिखा जाएगा कि द्रव्य वो है जो अपने आप में है और जिसकी सत्ता किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कि सब्सटेंस वो है जो अपने आप में है, यानी सब्सटेंस इज इन इटसेल्फ, वो अपने आप में है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जब इसकी बात होती है ना, तो सब्सटेंस कौन निकल के आता है, कौन होगा ऐसा जो अपने आप में होगा और जिसकी कोई सत्ता नहीं होगी। तो इसका आंसर होता है ईश्वर, गॉड। अच्छी बात है, गॉड एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस की जो इनकी परिभाषा है, द्रव्य की इनकी जो परिभाषा है कि ये अपने आप में है, इन इटसेल्फ अपने आप में है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अच्छी बात है, गॉड एक सब्सटेंस है, हम मानते हैं। लेकिन डेकार्ते यहां से आगे बढ़ जाते हैं और दो गोला और बना लेते हैं। एक को माइंड कहते हैं, एक को बॉडी कहते हैं, एक को चेतना कहते हैं, एक को शरीर कहते हैं, यानी एक को मन कहते हैं, एक को शरीर कहते हैं। और यहां पे ये भी सब्सटेंस, इसको भी कहते हैं कि सब्सटेंस है। अब मामला फंसा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं डेकार्ते। डेकार्ते कहते हैं कि जो सब्सटेंस का कोर परिभाषा है उसमें यह कहा गया है सब्सटेंस होगा जो अपने आप में होगा। तो गॉड भी अपने आप में और एक दूसरे से स्वतंत्र होगा। तो इसमें तो एकमात्र ईश्वर आएगा। लेकिन डेकार्ते कहते हैं कि हम माइंड एंड बॉडी को भी सब्सटेंस मानेंगे, क्योंकि माइंड एंड बॉडी दो अलग अलग सब्सटेंस है जो इस ईश्वर पे तो निर्भर हैं। ये माइंड एंड बॉडी ईश्वर पे तो निर्भर है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने के कारण सब्सटेंस की जो सेकेंड डेफिनेशन का जो सेकेंड पार्ट है कि अपने आप में हो, तो ये भी अपने आप में है, ये भी अपने आप है, सिर्फ ईश्वर पे ये निर्भर है। इसके कारण हम इसको सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इस कारण ये सब्सटेंस है। और ये जो दोनों है, इन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। माइंड की अगर हम बात करें तो कंसिस्टनेस इनका नेचर है, चेतना इनका नेचर है। बॉडी की बात करें तो एक्सटेंशन इनका नेचर है, यानी जो बॉडी है उसका एसेंशियल क्वालिटी जिसको सार गुण कहते हैं वो विस्तार है। माइंड का जो सार गुण है वो चेतना है, और दोनों बिल्कुल अलग है। ना चेतना को एक्सटेंशन से मतलब है, ना एक्सटेंशन को चेतना से मतलब है। तो ये है इनका निरपेक्ष द्रव्य यानी एब्सोल्यूट सब्सटेंस, और ये है रिलेटिव सब्सटेंस। तो एब्सोल्यूट सब्सटेंस और रिलेटिव सब्सटेंस के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है।
यहां कोई डुअलिज्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों ईश्वर पे ही डिपेंडेंट है। डुअलिज्म यानी जो द्वैतवाद की शुरुआत होती है वो माइंड एंड बॉडी से होती है। सवाल है कि इस माइंड एंड बॉडी से भी इसकी शुरुआत क्यों होती है? मन में आएगा ना, ठीक है, माइंड का चेतना जो है, कंसिस्टनेस उसका एक आधार है और बॉडी का एक्सटेंशन है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, यहां पे माइंड हो गया, यहां पे बॉडी हो गया, अब यहां पे क्या है? कंसिस्टनेस यानी चेतना है, यहां पे क्या है? एक्सटेंशन है यानी विस्तार है। ध्यान दीजिए, विस्तार है। यह अलग बात है कि इसका भी अपना एक स्वाभाविक गुण होता है, जैसे फिलॉसफी में पढ़ते हैं, एकदम एसेंशियल क्वालिटी। तो माइंड का ये जो है एसेंशियल क्वालिटी है, सार्वभौम गुण है, इस सारभूत गुण है जिसको हम यानी कंसिस्टनेस को किसी भी स्थिति में माइंड से अलग नहीं कर सकते, एक्सटेंशन को किसी भी स्थिति में हम बॉडी से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों इसका सार गुण है जो अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमें मतलब अगर मान लो ईर्ष्या हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हमें लोभ हो रहा है, हमारे अंदर कोई संवेग आ रहा है, ठीक है, तो मतलब हम किसी से जलन हो रही है, हमें बहुत इरिटेशन हो रही है, हम किसी चीज को लेकर काफी लालची हो रहे हैं, ये हमारे सोच है जिसको हटाया जा सकता है। तो ये क्या है? कंसिस्टेंस जो है वो इसका एसेंशियल गुण है और ये उसका गौण गुण है, जो हट भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है माइंड का, लेकिन कंसिस्टेंस माइंड के साथ कभी नहीं हटेगा, एक्सटेंशन बॉडी के साथ कभी नहीं हटेगा, और दोनों अलग अलग चल रहा है, दोनों अलग अलग चल रहा है। अब ये जो दोनों अलग अलग चल रहा है, सवाल है कि दोनों के बीच में अब रिलेशन कैसे स्थापित हो? रिलेशन कैसे स्थापित हो? यहीं पे आता है डेकार्त का डुअलिज्म। डेकार्त का डुअलिज्म जैसे होता है ना, होता ही है। अब हम कोई चीज सोच रहे हैं और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? फिलॉसफी के अंदर तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा माइंड अलग है, हमारी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। इसी पे पूरी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी तो खास करके इसी पे टिकी हुई है कि चेतना अलग है और शरीर अलग है। शरीर नश्वर है, चेतना नश्वर नहीं है, ही कहा जाता है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब कांटा चुभा उनको, तो उन्होंने बोला ये तो मेरे शरीर को कांटा चुभा है, हमारे आत्मा को कहां कांटा चुभा है। किसी ने मुझे गाली दिया, कुछ भी दिया, तो वो हमारे आत्मा को कहां छू रहा है? उसने इस शरीर को गाली दी है। कोई भी पाप या कुछ भी होता है तो वो कई सारे ऐसे, जैसे जो कहा जाता है सांख्य दर्शन में, प्रकृति और पुरुष कहते हैं ना, तो कहा जाता है सांख्य में क्या कि पुरुष तो कभी बंधन में पड़ता ही नहीं है, जो आत्मा है वो कभी बंधन में नहीं पड़ता। एक्चुअली ये बॉडी है प्रकृति, और प्रकृति ही बंधन में पड़ती है और प्रकृति ही मोक्ष लेती है, क्योंकि आत्मा तो सच्चित आनंद रूप में है, तो उसको कुछ होना नहीं है। तो यहां पे सारा खेल यही चल रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा एक अलग सेक्शन है जो बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, और बॉडी एक अलग चीज है जो आत्मा के साथ मिलकर जिंदा है। जैसे किसी भी रोबोट के अंदर में आप बैटरी डाल दो, ये सोच के कि आत्मा है उसका, तो वो एक्टिव हो जाएगा। बैटरी निकाल दिए, खत्म कहानी। तो वो बैटरी रोबोट नहीं है ना, और ना ही वो रोबोट बैटरी है, ठीक है। तो क्योंकि इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब कभी आत्मा शरीर से जिसके निकल जाती है, मर जाता है, शरीर तो वहीं पर रहता है, बस आत्मा बाहर निकल जाती है, वो आत्मा किसी और शरीर में जाएगी बाद में। अलग अलग फिलॉसफर का अलग अलग कहना है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा अलग होने के कारण ही पुनर्जन्म की बात की जाती है ना। और डेकार्ते की जब बात करेंगे ना आप, तो डेकार्ते का तो आत्मा और अजीब है, ठीक है। डेकार्ते का आत्मा का कोई साइज ही नहीं है, जिसमें घुस गया उसी का साइज ले लेता है। अब देखिए ये, अब इसका इंटरेक्शन कैसे होता है? तो दिक्कत है कि इसका एक अलग कहानी, इसका अलग कहानी, और दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं, दोनों को नहीं मतलब है। तो सवाल है एक्सटेंशन हो रहा है बॉडी का, सवाल है कंसिस्टेंस। अब यहां पे दिक्कत कहां फंसता है मालूम? दिक्कत यहां पे होती है कि हमें किसी ने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ कहां में लगा? यहां पे चोट यहां लगा और दर्द दिल को हो रहा है, और इसने थप्पड़ मार दिया मुझे। समझिए इसको, दिल में दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रहा है कि एक दिन आज बदला लेंगे, और उस बदला के बारे में सोच रहे हैं।
जबकि चोट किसको लगी थी? चोट तो इस गाल को लगी थी जो कि बॉडी है। और सोच कौन रहा है? माइंड। सोच माइंड रहा है। किसी ने प्यार किया, दिल टूट गया, तो दिल टूट गया तो वहां पे कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हुई नहीं कि हाथ पैर तोड़ के कोई लेके चला गया। वहां इस आत्मा को तकलीफ हो रहा है और ये बेचारा या बेचारी जो भी है, अब वो परेशान, खाना पीना छोड़ दिया गया, शरीर पे उसका असर पड़ रहा है, बॉडी एकदम से इनएक्टिव टाइप हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे, पागलों जैसी एक्टिविटी हो गई, उसका सीधा सीधा शरीर पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इट मीन्स खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, दिमाग सुस्त हो जाता है। योगा अगर अगर मेडिटेशन अच्छा करते हैं तो बॉडी के अंदर चमक आ जाती है। तो सवाल है, डेकार्ते से पूछा गया कि भैया ये हुआ कैसे? तो डेकार्ते क्या कहेंगे? डेकार्ते कहेंगे ये माइंड बॉडी डुअलिज्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि दोनों अलग अलग है, लेकिन ईश्वर ने कमाल का काम किया है। मान लो ये इंसान है ना, इमेज को बर्दाश्त कर लीजिएगा, ये इंसान है, इसके दिमाग में यहां पर एक पीनियल ग्लैंड डाल दिया गया है, यहां पर एक पीनियल ग्लैंड डाल दिया गया है। ये पीनियल ग्लैंड में यहां से दोनों का वो कहते हैं जैसे माइंड के अंदर होता है ना नर्व सिस्टम, तो उससे ये कनेक्ट है, माइंड एंड बॉडी इससे कनेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर एक कांटा चुभ गया, तो तुरंत कांटा चुभा ना, तो यहां से तुरंत मैसेज कहां गया? इस पीनियल ग्लैंड में। किसने पीनियल ग्लैंड में गया? बॉडी ने पीनियल ग्लैंड में मैसेज पहुंचाया, बॉडी ने मैसेज पहुंचाया, और ये तुरंत दिमाग को मैसेज देता है, ये तुरंत दिमाग को मैसेज देता है, और दिमाग कहता है कि जल्दी हाथ खींचो बाहर, नहीं तो कांटा और चुभ जाएगा, और तुरंत हम हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब जब कांटा चुभ गया, मान लेते हैं, चलो यहां मान लेते हैं कांटा चुभ गया, अब जब कांटा चुभ गया ना, दर्द हुआ, तो जब दर्द हुआ तो ये दर्द का मैसेज, जब ये हुआ क्या, कांटा चुभा तो दर्द तो इसको फील हो रहा है, अब ये फीलिंग कैसे शेयर करेगा इसके साथ? तो ये किसने क्या किया? इसी पीनियल ग्लैंड का सहारा लिया। चलो इसको हटाइए, इससे कीजिए। अब मान लो किसी ने प्यार किया, दिल टूट गया, अब ये बेचारा गम में है, इसको खाने का मन नहीं है, इसको लग रहा है इसको खाने का मन नहीं, इसको नहीं ताकत चाहिए, और बॉडी पूरा शिथिल पड़ा हुआ है, तो ये इनएक्टिव है, तो इस शरीर को कैसे इनएक्टिव करेगा? ये मैसेज पहुंचाएगा इसको कि यार मेरा दिल टूटा हुआ है, हमको कुछ खाना नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब हम अब नहीं जा रहे हैं, हम आज मार्केट नहीं जाएंगे, कोई कुछ भी कहेगा हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब घर से बाहर नहीं निकलने का डिसीजन इसका है, बॉडी को भी उसको मानना पड़ेगा। कैसे बॉडी मानेगा? ये पीनियल ग्लैंड को मैसेज देगा, पीनियल ग्लैंड इसी मैसेज को आगे पहुंचा देगा शरीर पे, और शरीर वहीं पे रुक जाएगा, शरीर सोया रहेगा आराम से, नहीं जाना, क्योंकि इसने मैसेज कर दिया, इंटरेक्शन हो गया, डिसीजन ले लिया गया कि आज माइंड तैयार नहीं है, शरीर नहीं जाएगा, और शरीर नहीं जाएगा, और शरीर में कांटा चुभा तो पीनियल ग्लैंड ने माइंड को बताया और शरीर को सीधे हाथ जो है वहां से खींच लिया गया। तो ये पीनियल ग्लैंड के माध्यम से ये सारे जो इंट्रैक्शन है वो होते हैं, इसीलिए इसको इंट्रैक्शनलिज्म भी कहा जाता है, इसीलिए इसको अनोन्य क्रियावाद भी कहा जाता है। तो इस तरह से माइंड एंड बॉडी का जो एक साथ रिएक्शन होता है या एक्शन होता है वो कैसे होता है उसको बताने की कोशिश डेकार्ते ने की है। इसी को कहा जाता है अनोन्य क्रियावाद। तो जब भी कुछ भी बॉडी को होता है या माइंड एक दूसरे की बात को एक्सचेंज इसी पीनियल ग्लैंड से करता है। बॉडी में कोई भी हरकत हुई, एनिमल स्पिरिट जग जाएगा, नस तंतु एक्टिव हो जाएगा, मैसेज यहां पहुंचेगा और मैसेज शेयर हो जाएगा, दोनों मिलकर एडजस्ट कर लेंगे और जो काम करना है वो कर देंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया डेकार्ते के द्वारा। डेकार्ते का एग्जाम्पल है, इसीलिए आपको भी उसको कोट करना है। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि घोड़ा और घुड़सवार, जब घुड़सवार घोड़े के ऊपर रहता है तो ना वो घोड़ा को कुछ कहता है और ना घोड़ा उससे कुछ पूछता है, लेकिन दोनों जैसे चलना चाहते हैं वैसे चलते हैं। किसी को लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ना है राइट मुड़ जाएगा, तेज चलना है तेज चलेगा, स्लो होना है स्लो होगा, रुकना होगा रुक जाएगा। लेकिन क्या कभी घोड़े और घुड़सवार के बीच में बात करते हुए सुना है? अपनी फीलिंग को एक्सचेंज करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा।
और ये डेकार्ते कहते हैं, और डेकार्ते कहते हैं कि वो घुड़सवार जैसा इशारा करता है उसके अकॉर्डिंग घोड़ा एक्ट करता है और घोड़ा अपने डायरेक्शन को बदलता रहता है। उसी तरह से पीनियल ग्लैंड के माध्यम से ये चीजें एक्सचेंज होती है। यहां पर एक और, जब डेकार्ते नहीं रहे तब उनके फॉलोअर्स थे, तो बोला गया कि यार ये मतलब कैसे होता है, ये पीनियल ग्लैंड कह रहे हो, बट ये होता कैसे है, समझाइए थोड़ा सा और। तो अब इस पीनियल ग्लैंड को जबरदस्ती समझाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि जबरदस्ती ही कहीं ना कहीं है। अब ये पीनियल ग्लैंड को ना दिखाया जा सकता है ना कुछ है, ना दिखाया जा, इसीलिए तो मशीन में भूत का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। एक बॉडी मशीन है, उसके अंदर एक भूत डाल दिए हो जो सब कुछ चला रहा है, तो मशीन में भूत का सिद्धांत यही कहते थे। इससे बचने के लिए क्या हुआ, इनके ही फॉलोअर हैं, उनका नाम है मेले ब्रांच और ग्यूलिंग्स। तो मेले ब्रांच और ग्यूलिंग्स ने एक मतलब नया कॉन्सेप्ट इसी में दिया, इसी को लेकर, दैट इज अवसरवाद। ठीक है, उसको अवसरवाद कहा। उन्होंने बोला कि ये ना रैंडमली होता रहता है, बोला कि वो अचानक से संवेदना आई, यहां पहुंचा, इन्होंने एक्सचेंज किया और हो गया, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसा ईश्वर ने कोऑर्डिनेट कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक्ट कर लेते हैं, और ये एक अवसरवाद है। ठीक है, ओकेजनलिज्म है, अवसरवाद है। तो ऐसे करके ये इन दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं डेकार्त के बाद। देखिए, जहां पे जब दो सब्सटेंस को माना गया ना, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव के अंदर भी क्या किया इन्होंने, डेकार्ते ने दो सब्सटेंस मान लिया। दो अलग अलग सब्सटेंस मानने के कारण सारी समस्याएं हुई है। यही समस्या स्पिनोजा फेस नहीं करते हैं। स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं, तो स्पिनोजा ने क्या किया, समानांतरवाद की बात कर दी। स्पिनोजा का अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि ना, जितना माइंड आगे बढ़ेगा उतना ही बॉडी बढ़ती है, लाइक रेल की दो पटरी की तरह, दोनों अलग है, सब कुछ ऐसे ही है, उसका भी सारा कुछ फीचर वही है, लेकिन जितना माइंड बढ़ेगा ना उतना ही बॉडी भी बढ़ेगा। इस तरह का समानांतरवाद का कॉन्सेप्ट स्पिनोजा ने दिया, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब डुअलिज्म का ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद क्रिटिसिज्म की एकदम से लाइन लग गई। पहला लाइन ये लगा कि जब माइंड का सार गुण एसेंशियल क्वालिटी चेतना है और बॉडी की एसेंशियल क्वालिटी क्या है, विस्तार है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो स्वाभाविक गुण है वही अलग है। तो इंटरेक्शन होने का तो सवाल ही नहीं है, आपने इंटरेक्शन जबरदस्ती करवा दिया। इन्होंने घोड़े और घुड़सवार की उपमा ली है, इस पे भी क्रिटिसिज्म है कि घोड़ा और घुड़सवार की उपमा आप ले कैसे सकते हो। घोड़ा भी जिंदा है, माने घोड़ा भी लिविंग बॉडी है, और चेतना भी, और घुड़सवार भी लिविंग बॉडी है, दोनों ही है, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो वहां पर भी गड़बड़ी है। अवसरवाद की जो बात की, तो उसका तो सीधे सीधे क्रिटिसिज्म हो गया कि अवसरवाद के कारण एक अवसर ओकेजन कभी कभी होता है, वो हमेशा 100% होगा, तो वो ओकेजन थोड़ी हुआ, वो तो प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया, तो वो अवसरवाद तो इसका अपने आप कट जाता है। इसके बाद गिलबर्ट राइल कहते हैं मशीन में भूत का सिद्धांत। ये तुम क्या किए कि पूरा इंसान के शरीर में एक जगह पीनियल ग्लैंड की बात करके एक भूत बैठा दिए और वो भूत सारा काम कर रहा है। तो गिलबर्ट राइल ने भी इसको क्रिटिसिज्म कहा और इसको कोटि दोष कहा है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो इनके सब्सटेंस पे हो गया। जब डेकार्ते ने सब्सटेंस की परिभाषा दी कि वो अपने आप में होता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, जब आप ये कह रहे हो तो फिर रिलेटिव सब्सटेंस अपने आप में गलत हो जाता है। या तो आप सब्सटेंस की परिभाषा बदलो या रिलेटिव सब्सटेंस को हटाइए। तो यहां पर इनका कट जाता है। इसी जगह पे स्पिनोजा बच जाते हैं इस क्रिटिसिज्म से। कारण है कि वहां पे जो उन्होंने परिभाषा दिया है वो चलेगा, लेकिन इनका परिभाषा पे द्रव की परिभाषा सही नहीं बैठ पाती। इधर स्ट्रॉसन जो सिंपल लैंग्वेज के दार्शनिक हैं, साधारण भाषा के दार्शनिक हैं, उन्होंने कहता है कि डेकार्ते का यदि माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन को हम मान लें तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लोगों की जितनी भी फीलिंग है वो सब पर्सनल हो जाएगा, सब व्यक्तिगत फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि डेकार्ते तो कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी दोनों अलग है। और स्ट्रॉसन कहते हैं जैसे मैं दर्द में हूं,
ये लाइन यूज करते हैं ना स्ट्रॉशन कि मैं दर्द में हूं। अब ये पीनियल ग्लैंड के माध्यम से माइंड एंड बॉडी दोनों अलग है, और मैं दर्द में हूं ये एकदम पर्सनल फीलिंग अगर हो जाए तो सामने वाला तो फिर किसी और के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में चेतना का हमें दर्शन होता नहीं है, चेतना हमें दिखता नहीं, और दूसरे की चेतना को हम कैसे जानेंगे? दर्द अगर इसका विषय है तो हम ये कैसे जानेंगे? और स्ट्रॉसन का क्लियर है कि जिन चीजों को हम अपने ऊपर इंपोज नहीं कर सकते उन चीजों को दूसरे पर भी इंपोज नहीं कर सकते। ऐसे करके स्ट्रॉसन ने क्रिटिसिज्म किया है। इसीलिए जो डेकार्ते का माइंड बॉडी डुअलिज्म है ना, माइंड बॉडी डुअलिज्म है, ये माइंड बॉडी डुअलिज्म टिक नहीं पाता है, और इसे टिक नहीं पाने के कारण स्पिनोजा आगे जाके दोनों को मिला देते हैं, दोनों को अलग रखते हैं, बट उनकी क्वालिटी को एक साथ मिलाते हुए आगे चला के आगे बढ़ा के समानांतरवाद पे चले जाते हैं, और एक हद तक ये इन सारी क्रिटिसिज्म से वो खुद को बचा लेते हैं। तो डेकार्ते का जो ये माइंड बॉडी डुअलिज्म है वो इन जो रिलेटिव सब्सटेंस है उसके आधार पर की गई व्याख्या है। इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं, इनके बीच में एकदम अपोजिट क्वालिटी है, और उस अपोजिट क्वालिटी के बीच में एक्सटेंशन हो जाए, के बीच में इंटरेक्शन हो, उस इंटरेक्शन को बताने में ये अपनी सारी एनर्जी को खर्च करते हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाते हैं, और इस तरह से इनका माइंड बॉडी डुअलिज्म समाप्त होता है।